हेलो एंड वेलकम, दिस इज राहुल कुमार एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जिसमें उनका क्लेम होता है कि अडानी ग्रुप कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड करने वाली है। और उसके बाद यह बात आग की तरह पूरे मार्केट में फैल जाती है और अडानी ग्रुप की जो शेयर प्राइस है वो काफी नीचे आ जाती है। अडानी साहब खुद जो वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे और एक वक्त में सेकेंड रिचेस्ट पर्सन थे, वहां से अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक वो 15th रैंक में आ चुके हैं। इन सारी घटनाओं के बारे में हम ये जानेंगे, साथ ही साथ इस के जो कुछ टर्मिनोलॉजी है कि आईपीओ, एफपीओ, फिर टैक्स हेवन, शेल कंपनी वगैरह के बारे में भी हम डेप्थ में जानेंगे। साथ ही साथ ये पेपर क्या थी उसके बारे में जानेंगे, उस रिसर्च को हम डाइसेक्ट करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस कंपनी की बैकग्राउंड क्या है और ये कंपनी अस्तित्व में कब आई। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस पूरी घटना का हमारे भारतीय इकोनॉमी पे, हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ने वाला है। क्या ये एसबीआई के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती साबित होने वाला है, एलआईसी क्या डूब जाएगी इस कारण से, तमाम चीजों के बारे में यहां पे अच्छे से चर्चा होगी। चलिए पहले हम पूरी घटना को नटशेल में देखते हैं। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग अपना रिसर्च पब्लिश करता है जिसमें वो एलिगेशन लगाता है अडानी ग्रुप पे कि अडानी ग्रुप इज पूलिंग ऑफ द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप की तरफ से उसका रिस्पॉन्स आता है जहां पे वो हिंडनबर्ग के एलिगेशंस को बेसलेस बताते हैं। 26 तारीख को ही वो अपना एफपीओ मार्केट में लॉन्च करते हैं और फिर इसके बाद एफपीओ तुरंत बिक जाता है, वो ओवर सब्सक्राइब हो जाता है। ये ओवर सब्सक्राइब क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे, सब्सक्राइब क्या होता है, फुली सब्सक्राइब क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न हियर, डोंट वरी अबाउट इट। 29 को 413 पेज के रिस्पॉन्स में हिंडनबर्ग अडानी ग्रुप को के एलिगेशंस को कैलकुलेटिव अटैक ऑन इंडिया कहते हैं। ठीक है, ये अडानी ग्रुप की तरफ से कहा जाता है कि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो अडानी ग्रुप पे नहीं, इंडिया पे अटैक है। इसके बाद 30 तारीख को अडानी ग्रुप की जो मार्केट प्राइस है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। ओके, इन सारी चीजों के बारे में हम यहां पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गौतम अडानी जी जो एफपीओ लाए थे उसको वो विड्रॉल कर लेते हैं और इन्वेस्टर्स के सारे पैसे को वापस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो होता क्या, तभी हम आगे की चीजों को इजीली समझ पाएंगे। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन क्या होता है एग्जैक्टली? आप नाम से ही देखेंगे तो टैक्स जो हम कर देते हैं, जैसे हमारा इनकम टैक्स हम पे करते हैं, राइट, उसी तरह टैक्स, ये टैक्स है। और हेवन यानी कि ऐसी जगह जहां पे टैक्स बहुत कम लगता है, वैसी जगह को टैक्स हेवन कहते हैं। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है, जैसे मॉरिशस हो गया, यूएई हो गया, आयरलैंड हो गया, साइप्रस हो गया, सिंगापुर हो गया। ऐसी कंट्रीज क्या करती हैं कि बहुत कम टैक्स या फिर मिनिमल टैक्स लगाती है किसी भी कंपनी पे। इससे क्या होता है कि आपके इनकम पे, आपका जो इनकम होता है उस पे आपको बहुत मिनिमम टैक्स गवर्नमेंट को या फिर उस कंट्री को देना होता है। ये ऐसे आप समझिए, इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सपोज कीजिए कोई कंपनी है जो कि यूएस की है। उस कंपनी का नाम है, सपोज कीजिए मेरे ही का नाम पे रख लीजिए, राहुल एंटरप्राइज करके कोई कंपनी है। ठीक है, मेरी कंपनी यूएस में थी। मैंने उस कंपनी को क्या किया कि मैंने जाके आयरलैंड में जाके मैंने एस्टैब्लिश कर दिया उसका हेडक्वार्टर। अब क्या होगा कि मेरा वहां पे जो भी इनकम होगा उस पर मुझे क्या लगेगा, मिनिमम टैक्स लगेगा। साथ ही साथ और उसके लिए क्या होगा कि आयरलैंड और यूएस के बीच में एक ट्रीटी साइन होनी चाहिए। ओके, साथ ही साथ सपोज कीजिए कि अब राहुल एंटरप्राइज हूं मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूं इंडिया में।
अब मैं जब इन्वेस्टमेंट इंडिया में करता हूं, कोई अपनी सब्सिडरी ओपन करता हूं, तो यहां पर मुझे उस इन्वेस्टमेंट के लिए भी मुझे पे नहीं करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अगर ट्रीटी साइन है तो इन दैट केस। तो ये होता है टैक्स हेवन। इसको आप नटशेल में इतना समझिए कि टैक्स हेवन वो जगह है जहां पर कंपनी को मिनिमम पैसा देना पड़ता है एज ए टैक्स। इससे उस कंट्री को क्या फायदा होता है? इंप्लॉयमेंट आता है वहां के लोगों के लिए। दूसरी बात, वो बाकी अदर तरीके से भी वो टैक्स ले लेती है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगी, बाकी सब चीजों का, जैसे कि डेवलपमेंट टैक्स ले लेगी वगैरह वगैरह। इस तरीके से कंट्री, जो टैक्स हेवन वाली जो कंट्री है, वो भी पैसे अर्न करती है। ओके, तो आशा करता हूं कि टैक्स हेवन आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली है चीजें कि शेल कंपनी क्या होती है। शेल कंपनी क्या होता है कि शेल वो कंपनी है जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ऑन पेपर ये कंपनी अवेलेबल होता है। ठीक है, ऐसी कंपनियों का यूज मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है, टैक्स से बचने के लिए हम लोग करते हैं। ओके, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट करती है। क्या फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या शेल कंपनियों का यूज सिर्फ क्या निगेटिव मैनर के लिए किया जाता है? ऐसा नहीं है। शेल कंपनियां कई बार ऐसा भी इसलिए भी बनाया जाता है कि सपोज कीजिए कि मेरी कोई कंपनी है एंड आई वांट टू सेव माय मनी, तो मैं उस पर्टिकुलर कंपनी को ऑन पेपर दिखा दूंगा कि हाँ ये कोई कंपनी है, लेकिन फिजिकली वो अवेलेबल नहीं है, और उसके नाम पे मैं क्या करूंगा, बैंक में एक अकाउंट ओपन कर दूंगा, उसके नाम पे मैं पैसे जमा कर दूंगा ताकि उसका यूज मैं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में कर सकूं। लेकिन ये मिनिमम जगह पे होता है। तो यूजुअली शेल कंपनियों के यूज टैक्स को बचाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होती है। आपके माइंड में सवाल आएगा कि ये जो शेल कंपनी, इसको ओपन कैसे करते हैं? आपको मैं तरीका बताता हूं। सबसे पहले आपको एक टैक्स हेवन चूज करना है। टैक्स हेवन यानी कि वो देश जहां पे मिनिमम आपको टैक्स लगता हो, वो आपने वो चूज किया। फिर आप क्या करेंगे, वहां पे कॉर्पोरेट बना देंगे, यानी कि आप अपनी एक कंपनी बना देंगे जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं होगी। उस शेल कंपनी को कोई फोन नंबर नहीं होता, कोई पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होता, वो सिर्फ ऑन पेपर होती है वो कंपनी। ठीक है, कोई भी आप कंपनी बनाएंगे तो उसका एक नॉमिनी तो होना चाहिए ना, हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो आप उस कंपनी के लिए केयरटेकर बनाएंगे, नॉमिनी बनाएंगे। इसके बाद उस कंपनी के नाम पे एक अकाउंट ओपन हो जाएगा उस टैक्स हेवन वाले कंट्री में, और फिर वहां पे जो पैसा होगा उसका आप इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके से आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि शेल कंपनी आपको समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली ये कैसे फंक्शन करती है। अब बात करते हैं, अब मैं आपको लेकर चलता हूं 1937 में। 1937 में क्या हुआ था कि यूएस वाले एक प्रयोग कर रहे थे जिसमें वो हाइड्रोजन फ्यूल्ड, जहां पे वो क्या किए कि हाइड्रोजन पावर्ड जर्मन एयरशिप एलजेड में क्या हुआ कि उन्होंने उसको वहां पे उड़ाया, आप जैसे यहां पे देख सकते हैं। और ये जब ट्रायल कर रहे थे तो इसके अंदर 100 बंदे बैठे थे, यानी कि 100 बंदे थे, जिसमें कुछ क्रू मेंबर्स वगैरह भी थे। और सडनली ऐसा होता है कि इसमें आग लग जाती है और 100 में से 35 लोगों की मृत्यु हो जाती है, काफी दर्दनाक। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, हिंडनबर्ग डिजास्टर कहते हैं। ओके, और इसको अपने आप में देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा मैन मेड डिजास्टर था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस घटना के बारे में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उसके लगभग 80 साल बाद एक कंपनी का गठन होता है यूएस में, जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। तो इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रिसर्च क्यों है? इसलिए क्योंकि उस कंपनी के फाउंडर्स का यह मानना है कि ये जो घटना हुई थी हिंडनबर्ग वाली, जहां पे इस पे ये जो एयरक्राफ्ट था वो जल गया था, ये मैन मेड थी। लोगों को पता था कि यहां पर कुछ घटनाएं हो सकती हैं, यहां पे लोगों की मौत हो सकती है, फिर भी ये डिजास्टर को एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि इससे पहले जितने भी हाइड्रोजन फ्यूल्ड एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया गया था उसमें
बहुत सारे ब्लास्ट कर गए थे, विस्फोट हो गया था उसमें। तो इस कंपनी का यह कहना था कि जो मैनमेड डिजास्टर है उसको रोकने के लिए इस कंपनी का मैं गठन कर रहा हूं, हिंडनबर्ग रिसर्च का। लेकिन यहां पर ये कोई औजार से रिलेटेड डिजास्टर के बारे में बात नहीं करते हैं या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड थ्रेट के बारे में बात करते हैं कि कोई ऐसी कंपनी जो कि किसी मार्केट के लिए, फ्यूचर के लिए या किसी देश के अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, ऐसे चीजों का ये इसका पर्दाफाश करते हैं, उसको वो एक्सपोज करते हैं। ये है हिंडनबर्ग रिसर्च। इसका गठन जो है 2017 में हुआ था। ओके, तो इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। नेथन एंडरसन है जो फाउंडेड हिंडनबर्ग रिसर्च इन 2017। ठीक है, रिसर्च करने के लिए इक्विटी, क्रेडिट वगैरह सबको। इक्विटी कुछ नहीं होता है, शेयर होता है। ठीक है, इक्विटी देकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इक्विटी का मतलब शेयर। ओके, और ये जो कंपनी है इन्वेस्टिगेशन करती है किसी भी कंट्री का जो बैलेंस शीट होता है, मिसमैनेजमेंट, अनडिस्क्लोज ट्रांजैक्शन, इस सब के बारे में रिसर्च करती है और अपने पेपर को ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसे अभी तक इस कंपनी ने 16 कंपनियों को एक्सपोज इन लोगों ने कर रखा है। ठीक है, तो उसमें से कौन कौन सी कंपनी है जिसको इन लोगों ने एक्सपोज किया है? बहुत सारी कंपनी है। जैसे मैं आपको बताऊं तो चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंपनी है, एक है HF फूड ग्रुप, एक है क्लोवर हेल्थ वालों को इन लोगों ने एक्सपोज किया था। विंस फाइनेंस के बारे में इन लोगों ने एक्सपोज किया था। फिर निकोला का केस काफी ज्यादा फेमस हुआ था। यह बात है 2022 की सितंबर, जब इस कंपनी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है व्हीकल्स की। इन लोगों ने जब हिंडनबर्ग रिसर्च वालों ने जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया, जब इस पे रिसर्च करे थे इस कंपनी पे, तो इन्होंने पाया कि इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ऐसे सपने दिखाए हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है ना काम कर रहे हैं, हम उसके R&D पे काम कर रहे हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें और भी पैसा चाहिए, तो आप मुझे आकर पैसे दीजिए, ये वगैरह काम वो कर रहे थे। लेकिन जब ये लोग रिसर्च कर रहे थे हिंडनबर्ग वाले, तो पता चला कि ऐसा ये लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं, निकोला वाले। तो इस चीज को इन लोगों ने एक्सपोज किया था। उसके बाद US ने भी इसका इन्वेस्टिगेशन किया और वो कंपनी जो थी वो गिल्टी पाई गई। ठीक है, अब आते हैं कि अडानी ग्रुप पे इनकी क्या एलिगेशंस हैं। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं डीप डाइव करके। 106 पेज का ये पूरा रिपोर्ट है हिंडनबर्ग का, जो कि गौतम अडानी को बोलती है कि ये कौन करने वाले हैं कॉर्पोरेट हिस्ट्री का। 24 तारीख को ये प्रोड्यूस करते हैं अडानी ग्रुप के बारे में अपना रिसर्च पेपर। इन्होंने लिखा है कि हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री। एज ए रिजल्ट शेयर्स ऑफ अडानी कंपनी क्रैश्ड। इसके कारण क्या हुआ कि जो अडानी ग्रुप की जो शेयर की प्राइसेस थी वो काफी ज्यादा क्रैश हो गई, काफी डाउन हो गई। 27 को अडानी एंटरप्राइज ने क्या किया कि इन लोगों ने FPO ओपन किया था। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि वो ओवर सब्सक्राइब हो गई, लेकिन बाद में अडानी ग्रुप ने उसे विड्रॉल कर लिया। ठीक है, अब सेंसेक्स और निफ्टी भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है इस पूरी घटना के कारण। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का यह कहना है कि उन लोगों ने लगभग 2 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया है, वो भी काफी रिगरस इन्वेस्टिगेशन किया है उनके फाइनेंशियल स्टैंडिंग का, उनके फैमिली का, उनके फैमिली के अकाउंट का, उनके बैलेंस शीट का। उसके बाद ये पेपर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनका एलिगेशन क्या है? सबसे पहला एलिगेशन है स्टॉक मैनिपुलेशन एंड ओवर वैल्यूएशन। इस एलिगेशन में क्या कहा गया है मैं आपको बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द हिंडनबर्ग कंपनी रिपोर्ट, अडानी ग्रुप मैनिपुलेटेड $218 billion in stock. Adani Group is involved in the stock manipulation and accounting fraud.
वो ये कहना चाह रहे हैं कि अपने स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं, ओवर है ना वैल्यूएशन उसमें डाल देते हैं। ठीक है, इन्होंने बोला है कि सितंबर 22 तक कंबाइंड मार्केट कैप जो था अडानी ग्रुप का वो 250 बिलियन डॉलर या फिर हम लोग अपने इंडिया के हिसाब से बोले तो 20 लाख करोड़ रुपए का था। 2.5 सालों में गौतम अडानी की जो वेल्थ है वो लगभग 13 गुना आगे बढ़ी है, 13 गुना बढ़ी है पिछले 2.5 सालों में। ठीक है, शेयर प्राइस जो है 7 कंपनियों का पिछले 3 सालों में, अडानी ग्रुप की ढेर सारी कंपनियां हैं, जैसे एसीसी हो गया, एसीसी सीमेंट हो गया, अडानी एंटरप्राइज, अडानी गैस वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसमें से 7 कंपनियों का पिछले 3 सालों में जो शेयर प्राइस है वो 819% इंक्रीज हुआ है। लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च वालों ने पाया है कि इन 7 कंपनी जो है सफर कर रही हैं फ्रॉम द लोन डेट एंड है ना लिक्विडिटी प्रेशर से। ठीक है, उनका यह भी कहना है, इस रिसर्च पेपर का यह भी कहना है कि दे हैव क्लेम्ड दैट दिस कंपनी आर अनसस्टेनेबल डेब्ट, however these companies stocks are at least 80% overvalued and this is something which is called the brazen stock manipulation। उनके अनुसार ये कहना है कि 7 कंपनी के पास जो है ना बहुत ज्यादा डेट है और साथ ही साथ उनके जो शेयर की जो प्राइस है वो 80% ज्यादा है, ओवर वैल्यू है उसकी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में हम लोग कहते हैं ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन इसे कहा जाता है। तो इनका फर्स्ट एलिगेशन ये है। अब हम आते हैं एलिगेशन नंबर 2 पे। एलिगेशन नंबर 2 पे ये कहते हैं पम्प्ड अप डिमांड यूजिंग दी शेल कंपनीज, इसलिए शेल कंपनी के बारे में और टैक्स सेवन के बारे में मैंने आपको बताया था। इनके अनुसार यह है कि एज पर द रिसर्च अडानी फैमिली मेंबर्स हैव क्रिएटेड ऑफशोर शेल एंटिटीज इन द टैक्स हेवंस लाइक मॉरिशियस, यूएई एंड कैरेबियन आइलैंड। ठीक है, तो इनका यह कहना है कि अडानी फैमिली जो है ना अपना ऑफशोर शेल यानी कि ऑफशोर ऑनशोर क्या हुआ, यानी कि अडानी जो है इंडिया की कंपनी है तो यहां पर जो कोई अपनी कंपनी खोलेगी तो उसको क्या करेंगे ऑनशोर, अगर वो फॉरेन में जाके खोलती है तो उसे ऑफशोर कहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने इनके इस पेपर के अनुसार, ये रिसर्च पेपर के अनुसार कि अडानी ग्रुप ने क्या किया है कि अपने फैमिली मेंबर के नाम पे बहुत सारे ऑफशोर टैक्स हेवन में शेल कंपनियां उन लोगों ने खोली है, जिसमें मॉरिशियस, यूएई और कैरेबियन आइलैंड सब उसमें शामिल हैं। दो दिस दे डू जनरेट फॉर्ज इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड शो फेक टर्नओवर। ठीक है, तो ये ना फेक है ना, मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह वगैरह सब कर रहे हैं। दे यूज दिस कंपनी टैक्स हेवन इन ऑर्डर टू डू दी शाइफेन, यानी कि उस कंपनी के थ्रू क्या करते हैं कि अपने ही कंपनी का, यानी कि पूरे मुद्दा मैं आपको बताता हूं इन नटशेल कि जितने भी इनके पास पैसे हैं तो वो पैसे को अपने शेयर कंपनियों में भेज देते हैं, और जो अडानी ग्रुप की जो शेयर है अपने ही शेयर्स को ये लोग खरीद लेते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, स्कार्सिटी हो जाती है उनके शेयर्स की। तो लोगों को क्या लगता है कि यार इनकी जो शेयर्स हैं वो काफी ज्यादा बिक रही हैं और ये अवेलेबल नहीं है। तो सपोज कीजिए कि कोई मार्केट में अगर 1 केजी ही नमक है और उसको खरीदने वाले 10 लोग हैं, तो सपोज तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी हाई जाएगी। अगर 10 लोगों पे 20 केजी अगर है ना 10 पैकेट के जगह पे 20 पैकेट अगर नमक हो मार्केट में अवेलेबल, तो वो सेम प्राइस पे बिक जाएगी, या फिर है ना उसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि जितना डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई अवेलेबल है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं अपने शेल कंपनी के थ्रू अपने ही पूरे शेयर्स को खरीद लेते हैं, और मार्केट में लगता है कि यार आप शेयर ही नहीं है तो लोग ओवर प्राइस करके इनके शेयर्स को खरीदते। इस तरीके से क्या करते हैं कि वो अपने मतलब कि अपने ना स्टॉक, अपने जो शेयर्स का जो डिमांड है उसको पंप करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा एलिगेशन है इनका। साथ में इन्होंने यहां पे बहुत सारे एविडेंस भी दिए हैं, जिसमें इन्होंने बोला है कि गौतम अडानी के ढेर सारे रिलेटिव उनके ब्रदर हैं, जैसे राजेश अडानी हैं, विनोद अडानी हैं, समीर वोरा आई थिंक उनके ब्रदर इन लॉ हैं।
उन लोगों के बारे में भी कहा गया है कि उन पे शेल कंपनी चलाने का शक है। इस कारण से जो सेबी है इंडिया की, सेबी क्या करती है, सेबी एक इंडिविजुअल एंटिटी है सरकारी, जो कि इन सारी चीजों पे है ना नजर रखती है कि कहीं पे शेयर मार्केट में कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा वगैरह, इन सब चीजों का है ना केयर ऑफ करती है कि सारा मतलब कि रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। सेबी इन सब का इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है अडानी ग्रुप के ब्रदर इन लॉ और उनके ब्रदर्स पे। तो वही इसके बारे में भी उन लोगों ने रेफरेंस दिया है। ओके, साथ में जैसे कि ये विनोद अडानी जी हैं, तो उन पे बताया गया है कि दिस रिपोर्ट हैज गैदर्ड दैट एविडेंस दैट 38 शेल एंटिटीज ऑफ द विनोद अडानी, यानी कि विनोद अडानी जी हैं, इनके पास 38 शेल एंटिटीज हैं अपने। तो इसके बारे में भी इन लोगों ने एविडेंस गैदर किया है। देख सकते हैं, ये आपको हो गया, ये इंडिया है, ये यूएई हो गया, ये साइप्रस है, यहां पे सिंगापुर है। तो यहां पर इन लोगों का ढेर सारा अपना खुद का टैक्स हेवन है, टैक्स हेवन सॉरी अपना खुद का नहीं, ये सारे जो जगह हैं वो टैक्स हेवन है, और यहाँ पे इन लोगों के ढेर सारे शेल कंपनीज हैं। इसमें इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एज पर द रिपोर्ट देयर इज नो ऑब्वियस साइन ऑफ एनी ऑपरेशन, यानी कि जितने भी शेल कंपनियां हैं ये अडानी ग्रुप की, रिपोर्ट के अनुसार मैं बोल रहा हूं, उसमें कोई भी ऑपरेशंस नहीं होता है, उसके पास कोई इंप्लॉय नहीं है, उस कंपनी का कोई एड्रेस नहीं है, कोई फोन नंबर नहीं है, ठीक है, कोई मीनिंगफुल ऑनलाइन प्रेजेंस भी नहीं है, फिर भी ये अडानी ग्रुप के $1 बिलियन ट्रांजैक्शंस होता है इन सारे कंपनीज के साथ, ठीक है। और साथ में यानी कि इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रुप इज इन्वेस्टिंग इन हिज ओन कंपनी थ्रू दीज कंपनीज, जो मैंने आपको बताया था कि शेल कंपनी के थ्रू अपने ही शेयर्स को है ना खरीद लेते हैं, या फिर अपने ही कंपनी के थ्रू क्या करते हैं कि अपने ही कंपनी पे शेल कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि ब्लैक मनी अगर बाहर गया है तो उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट भी कर दिया। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इन्होंने इनका भी नाम लिया है, इन्होंने बोला है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट हैव मेंशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोटेड स्टॉक मैनिपुलेशन, केतन पारिक के बारे में भी बोला गया है। तो इन लोगों ने बोला है कि वॉश ट्रेडिंग करते, वॉश ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होता है कि ये एक टेक्निक है बाय विच अ कंपनी और इट्स रिलेटेड एंटिटीज इनडायरेक्टली बाय और सेल शेयर्स ऑफ its company so that the number of trading volume pops up. It will give the sentiment that the particular company share is in demand. यानी कि जो पूरी घटना है, जो शेल कंपनी क्या करती है, अपना ही पैसा हमने शेल कंपनी में लगाया, फिर शेल कंपनी क्या करेगी, उस हमारी ही कंपनी के शेयर्स को खरीद लेगी। तो ऐसा क्या लगेगा कि ना ये जो पर्टिकुलर शेयर है इन डिमांड है और उसको ओवर प्राइस किया जा सकता है, इसके अंदर यानी कि ओवर वैल्यू किया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में एलिगेशन नंबर 2 है। एलिगेशन नंबर 3 में बात करते हैं ये लोग एक्सेस प्रमोटर एंड कंट्रोल ऑफ शेयर्स। Promoters are those people of any company who primary purpose is related to the formation of the company. These people ask investors to invest on their company and they play main role in the company functioning. Promoters क्या होते हैं? प्रमोटर्स वो होते हैं कि वो जो है ना कंपनी को फॉर्म करते हैं और कंपनी को भी चलाने का काम वही करते हैं, और मैक्सिमम शेयर जो होता है ये इन लोगों के पास ही होता है। सेबी ये बोलती है कि किसी भी प्रमोटर के पास 75% से ज्यादा शेयर नहीं होना चाहिए। तो रिसर्च पेपर क्या बोल रही है मैं आपको बताता हूं। इसमें कहा गया है कि अडानी इंटरप्राइज के बारे में द ओनरशिप स्टेक ऑफ द प्रमोटर्स इज 74.80, यानी कि अडानी इंटरप्राइज में आपको अडानी गैस में अडानी गैस में 74.80% का ओनरशिप है इनके प्रमोटर का, यानी कि जिन्होंने कंपनी फॉर्मेशन किया है वगैरह वगैरह, जो फंक्शनिंग कर रहे हैं। टोटल होल्डिंग जो है प्रमोटर्स का 72% है अडानी एंटरप्राइज में। अडानी ग्रुप के स्टैक जो है वो 60.75% है। सेबी ऑल्दो ये 75% जो आपका वाटर मार्क वैल्यू है, हाई वाटर मार्क वैल्यू है, उससे कम है, बट एक हेल्दी प्रैक्टिस ही होता है कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर्स ना हो,
इससे ये मार्केट के लिए हेल्दी नहीं होता है, बट ये विद इन द लॉ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 75% प्लस किसी के पास भी नहीं है, किसी प्रमोटर के पास नहीं है शेयर्स। एलिगेशन नंबर 4 ये है कि डेट फ्यूल्ड बिजनेस। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट आउट ऑफ 7, यानी कि 7 कंपनी है, उसमें से 5 कंपनी ऐसे हैं जिनके पास डेट फ्यूल रेशियो जो है 1 से कम है, जो कि बहुत गलत होता है। तो यानी इसका मतलब क्या होता है कि रेशियो 1 से कम है, तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि टोटल करंट एसेट, यानी कि उस कंपनी का जो टोटल एसेट है वो लेस देन है टोटल लायबिलिटीज से, जो कि विच इज दी ना अलार्मिंग सिचुएशन। शॉर्ट रन में कंपनी डज नॉट हैव एनफ रिसोर्स टू पे इट्स लायबिलिटीज विच इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिसेस, इनका ये कहना है। ठीक है, तो उन 7 कंपनी से 5 कंपनी कौन कौन सी हैं, तो उसमें बताया गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया, अडानी ट्रांसमिशन हो गया, अडानी एंटरप्राइजेज हो गया। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में एलिगेशन नंबर 4 में ये सारी बातें की गई। एलिगेशन नंबर 5 क्या है, इनएडिक्वेट कंप्लायंसेस। इसमें क्या है, इसके अनुसार ये है कि दे हैव क्लेम दैट पास्ट में भी ढेर सारे 4 इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं अदानी ग्रुप पे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो चुका है, टैक्स पेयर फंड्स को है ना चुराने का इन पे एलिगेशन लग चुका है, करप्शन के चार्जेस लग चुके हैं। टोटल $1.7 बिलियन कैश का हेराफेरी हुआ था, जिसके खिलाफ 4 इन्वेस्टिगेशन हुए हैं और ये इन्वेस्टिगेशन जो है ऑन गोइंग है। इसके लिए जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है, उन्होंने आरटीआई यानी कि राइट टू नो इंफॉर्मेशन, जो कि मनमोहन सरकार के वक्त आई थी, उसके तहत उन्होंने एक आरटीआई फिलअप किया था, जिस पे है ना कंफर्मेशन मिली है सेबी की तरफ से उस आरटीआई पे कि यस दीज आर ऑन गोइंग थिंग्स, और इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यानी कि टोटल उसका वैल्यूएशन कितना है, $1.7 बिलियन का है। ये है आपका एलिगेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम ये जानेंगे, ये तो हो गया आपके हिंडनबर्ग ने क्या कहा, उनका क्या एलिगेशन है उसके बारे में। इस पे अडानी ग्रुप का क्या स्टैंड है उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। ये भाई साहब जतिन जी हैं, और ये जो है आपको ग्रुप लीगल हेड हैं आपको अडानी ग्रुप में। इन्होंने ये बोला है कि ये जो पूरा एलिगेशन है ना वो बेसलेस है, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि अडानी ग्रुप के रेपुटेशन को डिमोलिश किया जा सके। अडानी ग्रुप बहुत ग्रो कर रही है, उस पे ये हैम्पर करना चाहते हैं उनके प्रोग्रेस को, और इसके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे यूएस और इस कंपनी के खिलाफ, ये जतिन जी का कहना है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर ये उठता है कि क्या इंडियन इकॉनमी डिमोलिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, शकिन हो जाएगी ड्यू टू दिस हिंडनबर्ग रिसर्च, क्योंकि शेयर प्राइस नीचे जा रहे हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, फुली सब्सक्राइब क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब क्या होता है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि मेरी कंपनी है राहुल एंटरप्राइज, ओके, राहुल प्राइवेट एंटरप्राइज या फिर राहुल प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी मैंने बनाया। ओके, अभी मेरे पास उसके पूरे शेयर हैं, यानी कि उस कंपनी का मालिक कौन है, मैं हूं, 100% का मालिक हूं राहुल प्राइवेट लिमिटेड का। अब मैं पहली बार अपने शेयर मार्केट में रखता हूं। ठीक है, मैं सपोज कीजिए कि मैं 10% यानी कि अपने टोटल का, यानी कि अब 90% का स्वामित्व तो मेरे पास रहेगा, 10% पहली बार मैं शेयर मार्केट पे उतारता हूं कि आओ मेरे कंपनी का 10% का शेयर खरीद लो, ताकि उससे मुझे पैसा आए और कंपनी को मैं उसे ग्रो कर सकूं। तब जब मैं पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, यानी कि जब पहली बार मैं शेयर मार्केट में ला रहा हूं, तब उसको कहते हैं आईपीओ। जैसे ही मैं अपना 10% यानी कि आईपीओ में मार्केट में लाता हूं, तो मेरी कंपनी का नाम क्या था, राहुल प्राइवेट लिमिटेड।
अब वो प्राइवेट कट जाएगा। अब राहुल लिमिटेड हो सकता है, लेकिन राहुल प्राइवेट लिमिटेड नहीं हो सकता। ठीक है, आशा करता हूं कि आईपीओ का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं एफपीओ क्या होता है। एफपीओ का मतलब यह होता है कि सब्सिक्वेंटली 10% तो मैंने मार्केट में उतारा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसको हमने कहा आईपीओ। अब मैं 5% और अपना शेयर दे रहा हूं उसके बाद, तो जब मैं 5% जब मैं फिर से शेयर अपना बेचने के लिए मार्केट में उतरा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एफपीओ। ठीक है, आशा करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, आईपीओ और एफपीओ क्या होता है। ओके, तो आईपीओ आपका क्लियर हो गया, एफपीओ हो गया। फुली सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब क्या होता है। सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि 10 लोग ही इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब कि मैंने जो आईपीओ दिया, मैंने बोला कि 10 लोग ही इसको खरीद सकते हैं, लेकिन तो उसको क्या कहेंगे, 10 लोगों ने उसको सब्सक्राइब कर लिया, तो उसको क्या कहेंगे, फुल्ली सब्सक्राइब, यानी कि 10 का जगह था। आप इसको कुछ ऐसे समझिए कि एक आप किसी बस में गए, वहां पे 5 चेयर है रखा हुआ, या फिर आप किसी के घर पे जाते हैं, वहां पे 5 चेयर है, और यानी कि 5 लोग ही उसमें बैठ सकते हैं। तो 5 लोग आते हैं और उस 5 चेयर्स पे बैठ जाते हैं, यानी कि वो टेबल क्या, वो चेयर क्या हो गया, फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। ओके, अब सपोज कीजिए कि अब 5 के जगह पे 7 लोग आ जाए, चेयर कितने हैं, 5, और उस पर बैठने वाले कितने हैं, 7, तो यानी कि वो चेयर क्या हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। यानी कि जितनी मतलब कि जितनी मतलब कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा का डिमांड आ रहा है, तो वो हो गया फुल्ली सब्सक्राइब्ड। तो अभी हाल में ही अडानी ग्रुप ने एफपीओ प्रोड्यूस किया था, मार्केट में लाया था, और वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई। मतलब कि जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा ही एप्लीकेशंस आ गए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और पैसे भी आ गए थे इनके पास। आपने ऐसा कभी केस देखा है कि आपका सामान किसी दुकान वाले ने बेच दिया, मतलब किसी दुकान के पास कोई सामान है, उसने बेच दिया, फिर वो दुकान वाला बोलता है कि आप घाटे में आ जाओगे, अपने सामान मुझे वापस दे दो। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अडानी ग्रुप ने ऐसा किया है। जितने भी एफपीओ लोगों ने बेचे थे, उन सारे इन्वेस्टर्स का पैसा अडानी ग्रुप ने वापस ले लिया, विड्रॉल कर लिया, यानी कि जितने भी शेयर्स इन लोगों ने बेचे थे एफपीओ के थ्रू, उसको इन लोगों ने विड्रॉल कर लिया, यानी कि इन्वेस्टर्स के पैसे इन लोगों ने वापस कर दिए। ऐसा इसलिए कहा, और ये है अडानी साहब जिन्होंने ऐसा किया है, और उन्होंने ये बोला है कि अभी मार्केट सही नहीं चल रहा है इनका, इस कारण से नहीं चाहते कि इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाए, वो उनके केयर ऑफ करने के लिए वो अपने शेयर्स को फिर से उन्होंने वापस ले लिया। ओके, अब देखते हैं कि यह जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण शेयर प्राइस में क्या फर्क पड़ा। 24 तारीख से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 24 तारीख की बात करें तो इनके शेयर प्राइस अराउंड 3400 प्लस में जा रहे थे, यानी कि इसमें 50-100 आगे पीछे कर लीजिए, क्योंकि होवर करता रहता है, कभी भी हो सकता है मॉर्निंग में जब 3500 हो सकता है, 12 बजे ना 3200 हो जाए या 3400 हो जाए, यानी कि होवर करता रहता है ऊपर नीचे। तो अगर है ना इसमें देखा जाए तो ये उस वक्त 24 जनवरी को जिस दिन रिपोर्ट आई उस दिन 3400 के राउंड था। 27 तारीख को क्या हुआ कि अडानी एंटरप्राइजेज ओपन दी शेयर सेल, ठीक है, तो इन्होंने शेयर सेल इन लोगों ने ओपन किया। 29 तारीख को इन लोगों ने, अडानी एंटरप्राइज ने बोला कि ये कैलकुलेटिव अटैक है इंडिया पे, ये अडानी ग्रुप पे अटैक नहीं है हिंडनबर्ग का, ये एक्चुअली में इंडिया पे ही अटैक है। उस वक्त आप शेयर देख सकते हैं वो डाउन होता जा रहा था, अराउंड 2800 के राउंड पे है। 1 फरवरी पे भी हल्का सा ऊपर गया है, लेकिन इसके बाद वो फॉल डाउन होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं 3 फरवरी तक का डेटा है मेरे पास, उस दिन इनके शेयर का प्राइस हो गया 1586 रुपीज 8 पैसे, यानी कि 3400 पे था, ये कहा गया 1586 पे, यानी कि लगभग 50% से कम की गिरावट आई है, यानी कि लगभग मार्केट क्रैश हुआ है इनके। इसके कारण अडानी ग्रुप के जो वेल्थ में बहुत कमी आई है, साथ ही साथ अडानी ग्रुप के पर्सनल वेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा
इस पे इफेक्ट पड़ा है। इस कारण से जिस दिन ये रिपोर्ट प्रोड्यूस किया गया था उस दिन इनकी रिचेस्ट पीपल में इनकी रैंकिंग थर्ड थी, कुछ दिनों के लिए सेकेंड रैंक पे भी थे, लेकिन उस बीच में ल्यू विटॉन वाले नंबर 1 हो गए और ये थर्ड पे आ गए। तो 24 जनवरी तक ये थर्ड पे थे, लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैंने देखा था वीडियो रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले, तो उनकी रैंकिंग 15 थी। ओके, अब हम देखते हैं कि मार्केट कैप में क्या डिफरेंस आया है। अडानी ग्रुप के मैक्सिमम है ना, मतलब जितने भी है ना कंपनी है उनके बारे में देखते हैं। अडानी ट्रांसमिशंस के बारे में बात करें तो ये था, इसमें लगभग 50% का है ना चेंज आया है, माइनस में गया यानी कि कम हुआ है। एसीसी के बारे में बात करें तो उसमें लगभग 17.5% का गिरावट है। अंबुजा सीमेंट के बारे में देखें तो लगभग 25% का उसमें गिरावट है। अंबानी पोर्ट्स में देखें तो 34% का गिरावट है। अडानी पावर की बात करें तो 30% की गिरावट है, वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। अडानी एंटरप्राइज सबसे बड़ी फर्म है अडानी में, उसमें लगभग 53%, इसको अगर आप राउंड फिगर देखें तो 54% की गिरावट हुई है। तो ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अडानी ग्रुप के खिलाफ जेपीसी प्रॉब है ना स्टार्ट कर दिया गया है। अब आप बात करेंगे जेपीसी क्या होता है और क्या ये इससे पहले भी मतलब कि अप्लाई किया गया, तो यस हुआ था। जब हर्षल मेहता का कांड हुआ था 1992 या 1993 में, उस वक्त उन पे जेपीसी लगाया गया था, उसका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हुआ था ये देखने के लिए कि रियली में फ्रॉड किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, ठीक है। और अडानी ग्रुप पे अभी टोटल $2.1 ट्रिलियन का डेट है अभी इस पे, तो इन पे ना अभी कर जो है $2.1 बिलियन का है। अब देखते हैं कि अडानी ग्रुप पे एलआईसी और एसबीआई ने कितना इन्वेस्ट किया फिर कितना कर्ज दिया है। तो मैं अगर एलआईसी की बात करूं तो एलआईसी ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन पे अडानी ग्रुप पे। अगर मैं इसको देखूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 35 लाख करोड़ रुपए ना इन्वेस्टमेंट है दिसंबर 31 तक का इस पे अडानी ग्रुप पे। ओके, और एलआईसी में खुद 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों की अपनी खुद की अकाउंट है, तो पैसा डूब सकता है ऐसा लोग सोच रहे हैं। और ये मार्केट में डर भी है क्योंकि एलआईसी में यूजुअली मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग सब, या फिर लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने मेहनत की कमाई उस पर इन्वेस्ट करें। अगर कंपनी को ही इतना घाटा हो जाएगा तो उनके रिटर्न्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनको पैसे शायद ना मिल पाए वगैरह, ये सब बहुत सारे ख्योस है इस चीज़ का मार्केट में। इस पे आरबीआई ने सारे बैंक से पूछा कि आपने अडानी ग्रुप को कितना कितना लोन दिया था, आप मुझे बताइए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सबके पैसे डूब जाए, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वक्त है अभी। तो इसमें है कि ऑन द एब्सोल्यूट लेवल इट इज एस्टिमेटेड दैट द बैंक डेट स्टूड एट 70 to 80,000 करोड़, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में 2 लाख करोड़ रुपए तक था ये। स्टेट बैंक हैज गिवन द लोन अप टू $2.6 बिलियन टू अडानी कंपनीज, यानी कि $2.6 बिलियन जो है एसबीआई ने लोन दिया था अडानी ग्रुप को। अगर शेयर प्राइस कम हो रहे हैं तो ऐसे में तो रिवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएगी, तो क्या एसबीआई के पैसे डूब जाएंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि अब मार्केट में डर ये है कि एनपीए फिर से बढ़ ना जाए। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, यानी कि किसी भी बैंक में सपोज कीजिए कि बैंक अगर 100 लोगों को लोन देती है, उसमें से 20 लोग उसका पैसा ही वापस नहीं कर पाते, तो जो 20 अकाउंट जिसको इन लोगों ने लोन दिया था, तो उस वैसे अकाउंट को क्या कहेंगे? एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ऐसे क्या होता है, ये बैंक के अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे देश के लिए, बैंक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमने भारत ने बहुत मेहनत करके अपनी जो एनपीए की जो संख्या थी, जो परसेंटेज थी, वो काफी कम कर ली थी। मैं आपको उसका पूरा डेटा दिखाता हूं। राइज एंड फॉल ऑफ दी बैड लोन्स, ठीक है। तो 2011 में आपको 2.40% था, 2022 में 5.97 है, ठीक है।
तो ये सारा डेटा है आपको बैड लोन्स का, आप देख सकते हैं। मतलब कि बीच में काफ़ी बढ़ गया था, 11% तक चला गया था, लेकिन इसको कम करके फिर से अराउंड 6% है ना किया गया है। तो आप सपोज कीजिए कि आरबीआई के पास, सपोज कीजिए कि एसबीआई के पास पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया इस पे अडानी ग्रुप पे, अडानी ग्रुप वाले पैसा वापस नहीं कर पाते हैं, तो उसका क्या रिफ्लेक्शंस क्या हो सकते हैं? तो इसका रिफ्लेक्शन ये होगा कि सपोज कीजिए कि मार्केट में रिसेशन आ सकता है। कैसे? आप इसको इस एग्जांपल से समझिए कि अब बैंक को तो अपने कर्मचारियों को भी सैलरी देना है, साथ में जो हमने डिपॉजिट करा रखा है एसबीआई में, तो हम अगर पैसे अगर हम निकालने जाएंगे तो बैंक के पास पैसा होगा तब तो वो आपको देगी। और बैंक यहाँ पे समाज सेवा करने के लिए तो बैठी नहीं है, वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है। तो उस केस में क्या करेगी? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए बैंक क्या करेगी? अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी। यानी कि सपोज कीजिए कि आप कोई घर खरीदने जाते हैं और अभी आपका जो उस पे जो इंटरेस्ट रेट है 10% है, उसको बढ़ा के 15% कर दिया जाएगा। तो सपोज कीजिए कि मेरे जैसा एक गरीब इंसान घर लेने जाता है, मैं यहाँ तक टॉलरेट कर सकता हूँ कि चलो यार 10% का मैं है ना इंटरेस्ट दे दूंगा किस तरह। मैं देखूंगा कि बैंक वाले 15% लेंगे टैक्स मेरे से, सॉरी इंटरेस्ट लेंगे, तो अब मैं क्या करूंगा? जाके घर नहीं खरीदूंगा। तो आप इससे बता देखिए, इफ यू एबल टू है ना, नाउ यू कैन एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। इससे क्या होगा? रियल एस्टेट में क्या होगा? रिसेशन आ सकता है। रिसेशन, अभी जो रियल एस्टेट काफी बूम कर रहा है उसमें रिसेशन आ सकता है। रियल एस्टेट से रिलेटेड कितने सारी से मतलब कि कंपनियां हैं, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्रीज को इससे है ना फर्क पड़ेगा, जो वो होती है रॉड वाली कंपनी होती है उसको है ना फर्क पड़ सकता है, जो मजदूर उसमें काम करते हैं उनको जॉब नहीं मिलेगा, इंजीनियर्स जो उसमें काम करें उसको जब मतलब कि जॉब से निकाला जा सकता है, आर्किटेक्ट का काम नहीं उसमें लगेगा। तो इससे पूरे मार्केट में प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरह अगर सपोज कीजिए कि दूसरा एग्जांपल लिया जाता है कि अगर अब सपोज कीजिए कि मेरे जैसा गरीब इंसान अगर कार खरीदने जाता है, तो कार, सबके पास इतने पैसे तो होते नहीं हैं और सारे मैक्सिमम लोग लोन पे ही कार उठाते हैं। तो अभी सपोज कीजिए 10% का इंटरेस्ट रेट है, अब इस पर कितना लग जाएगा? 16%। तो बताइए एक नॉर्मल इंसान क्या जाके कार खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तो क्या कार इंडस्ट्री से अफेक्टेड नहीं होगी? तो कार इंडस्ट्रीज में भी ढेर सारे पार्ट्स लगते हैं, मैकेनिकल है, इंजीनियर है, बहुत सारी चीजें हैं, वो लोग इंपैक्टेड होंगे इसके कारण। तो इससे बहुत बड़ा रिसेशन आ सकता है मार्केट में। तो हाँ, इसका अगर ये क्वेश्चन जैसे है कि क्या इसका क्या ये शेकन कर सकता है हमारे इंडियन इकोनॉमी को? तो यस, ऑफ कोर्स ये कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये अडानी ग्रुप रियली में कल्प्रिट है या नहीं है, या फिर ये सोची समझी साजिश है इंडिया के खिलाफ। तो इसका आंसर यस भी है, नो भी है। इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हिंडनबर्ग के हिपोक्रेसी को भी मैं एक्सपोज करूंगा कि ये जो हिंडनबर्ग है ये क्या करती है। हाँ, हिंडनबर्ग कोई समाज सेवा नहीं करती, इन सारे चीजों से वो पैसा जनरेट करती है, उस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाती है पैसा कमाने के लिए। दैट इज टोटली कूल। इस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि बैक की है ना रियलिटी इस कंपनी का क्या है, इसका पास्ट कैसा रहा है, पूरा रिसर्च, मेरा पूरा पेपर रेडी है, मेरा रिसर्च पूरा रेडी है। मैं बहुत जल्द इसको अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब, अपने ना यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो अगर बीते कुछ दिनों में जैसे घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकता है। जैसे कि तुरंत बीबीसी ने थोड़ी दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री ओपन कर दिया था, रिलीज किया था कि कैसे मोदी जी ने गोधरा कांड करवाया। इस पे अभी G20 की प्रेसिडेंसी हम कर रहे हैं, हमारी पकड़ अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ अभी मतलब इंडिया इज है ना फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग, हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चौतरफा हमला करने की कोशिश की जा रही है इंडिया पे, ये भी पॉसिबल हो सकता है। अभी चाइना का मार्केट भी बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहा है चीज़ों से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इसका आंसर हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, कि हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी हो। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड वे में हम लोग चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो पे। अभी के लिए
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूं कि आपको ये जो अडानी और हिंडनबर्ग का जो पूरा पेपर था, उसका जो पूरा जो सीन था, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।